अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको इस यूनिट के पार्ट 1 में कहा था कि ये यूनिट हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुए हैं जो कि आगे हमारे जितने भी यूनिट है उसमें यूज़ होंगे और उसमें डिटेल के साथ हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को फिर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पर अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आगे जितने भी यूनिट है उसमें फिर आपके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के जितने भी हमारे साथ यूजेस है तो वहाँ तक जो है हमने इसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ यूज टू सर्टेन पीपल, कि क्वालिटेटिव रिसर्च हम इस मकसद के लिए करते हैं कि हम लोगों के मंदरजा झेल चीज़ों को क्या करें, अंडरस्टैंड कर सके, उसको जान सके। जिसमें हमारे साथ पहले नंबर पर फीलिंग आती है। क्वालिटेटिव रिसर्च से हम क्या करते हैं, लोगों के जो फीलिंग है वो जो फील कर रहे होते हैं तो उस फीलिंग को थ्रू ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, थ्रू इंटरव्यू के ज़रिए, थ्रू ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से उनके ओपिनियन जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। उन ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, लोगों के जो ओपिनियन है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, उनके जो ख्यालात होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से उन्होंने जो रवैया अपनाया होता है, उन्होंने जो बिहेवियर अपनाया होता है तो उसके पीछे क्या वजूहात है, किस बेस पर जो है वो इस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, तो इन रीज़न को हम जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से उनके जो एटीट्यूड और जो बिलीव्स होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करते हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम वो सफ़र कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने पार्ट 1 में नर्सिंग रिसर्च के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था। आज की लेक्चर की शुरुआत जो है हम क्वालिटेटिव रिसर्च के जो दूसरे फैक्टर्स है, सब कैटेगरीज है, जिसमें हमारे साथ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आ जाता है, ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है, इथनोग्राफिक रिसर्च आ जाती है और हिस्टोरिकल रिसर्च या केस स्टडी आ जाती है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। It focuses on individual interpretation of their experience and the way in which they express them। ठीक है, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में मिसाल के तौर पर हमारे साथ कुछ पेशेंट है, उन पेशेंट्स को हमने क्या किया है, एक एक्टिविटी उनको हमने दी है। ठीक है, तो वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए उस दौरान जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हर इंडिविजुअल पेशेंट की हम क्या करते हैं, वो जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उसके हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, उसकी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो ख्यालात है, अपने जो फीलिंग्स है, वो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसकी हम छानबीन करते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, इस पर हम सोच विचार करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी थ्रू इंडक्शन। हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी में हम पेशेंट को जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो उस ऑब्ज़र्वेशन के बेस पर हम क्या करते हैं, हमने उनसे जो डेटा कलेक्ट किया होता है तो उस डेटा को यूज़ करते हुए हम थ्योरीज़ बनाते हैं। ठीक है, और इन थ्योरीज़ को हम किसके ज़रिए करते हैं, इंडक्शन के ज़रिए इन थ्योरीज़ को हम क्या करते हैं, डेवलप्ड करते हैं। इसी तरह से इथनोग्राफिक
डेटा में हम क्या करते हैं, इथनोग्राफिक डेटा से मुराद ये है कि इसमें हम इंडिविजुअल के जो कल्चर है उनके उस कल्चर को स्टडी करते हैं और उनके कल्चर को स्टडी करते हुए फिर हम हर इंडिविजुअल के जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और कल्चर के ज़रिए हम उनसे रिलेटेड डेटा क्या करते हैं, गैदर करते हैं। इसी तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च या केस स्टडी में हम क्या करते हैं, फोकसेस ऑन वन फिनोमिना टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन और साइट इन द स्टडी। हिस्टोरिकल रिसर्च या केस स्टडी में हम पेशेंट के हवाले से किसी एक फैक्टर या किसी एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उस वेरिएबल को हम डीपली स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और इसी तरह से उससे डेटा गैदर करते हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च के हमारे साथ जो सब कैटेगरीज है उसमें हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाता है, कोरिलेशन रिसर्च आ जाता है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाता है और एक्सपेरिमेंटल आ जाता है। अब हमारे साथ जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ज़रिए हम किसी भी इंडिविजुअल की जो सिचुएशन है उसकी सिचुएशन को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक पेशेंट जो है वो क्लिनिक आया हुआ है, तो उस पेशेंट की जो कंडीशन है वो जिस सिचुएशन के साथ हमारे पास क्लिनिक आए हुए हैं, तो उस सिचुएशन को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में उसको हम बयान करते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन में हम एग्जामाइन रिलेशनशिप, मतलब जिस सिचुएशन के साथ वो क्लिनिकल आए हुए हैं तो वो उस सिचुएशन में किस वजह से पड़ गया या किस वजह से जो है उसको वो सिचुएशन फेस करनी पड़ी, तो उसका उस सिचुएशन के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशनशिप है, तो उस ताल्लुक़, उस रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, कोरिलेशन रिसर्च में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। इसी तरह से जो कॉजी एक्सपेरिमेंटल है, इसमें हम एग्जामाइन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। अब एक पेशेंट हमारे साथ एक ख़ास सिचुएशन के साथ आ गया। ठीक है। उस सिचुएशन के लिए हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद वो प्लानिंग हम उस पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब पेशेंट पर हमने वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर दी, तो ज़ाहिरी बात है इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब हमने उनके असरात को भी देखना है। ठीक है। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, जो इंटरवेंशन हमने पेशेंट पर अप्लाई किए होते हैं तो उस इंटरवेंशन की हम इफ़ेक्टिवनेस को मालूम करते हैं। ठीक है, कि जो इंटरवेंशन हमने पेशेंट पर अप्लाई की थी तो उस इंटरवेंशन से आया पेशेंट की जो कंडीशन है, उसकी जो स्टेटस है, उसमें बेहतरी आई है या नहीं आई है। तो ये सब कुछ हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आउटकम्स अगेंस्ट कंट्रोल। कंट्रोल के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंटल में। ठीक है। पर्पस, अब हम जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो इसके पीछे हमारा क्या मकसद होता है, किस मकसद के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च को करने का जो बुनियादी मकसद हमारा होता है वो यही होता है कि टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट सोशल इंटरेक्शन। पेशेंट और नर्स के दरमियान क्या इंटरेक्शन है, कैसी इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह से जो नर्सेज है और जितने भी नर्सेज स्टाफ है, ठीक है, उनके एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसी इंटरेक्शन है। और इसके अलावा पेशेंट के अपने माशरे में दूसरे लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरह के ताल्लुकात है, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इनके ताल्लुकात किस तरह से है। तो इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन सारी बातों की वजाहत को जानने के लिए, हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसको करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि जितने भी हमारे साथ हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस से मुराद जो स्टेटमेंट्स हमें
दिए गए होते हैं या जो जिन स्टेटमेंट्स के बारे में हमारे साथ पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो उस स्टेटमेंट्स की हम क्या करते हैं, उन स्टेटमेंट्स की हम काजिज़ को मालूम करते हैं और उसके असरात को मालूम करते हैं। और इसी तरह से जब हम उसके जो काजिज़ है और उनके जो इफ़ेक्ट्स है, ठीक है, जो असरात है, उसको जब हम मालूम कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसी डेटा के बेस पर फिर हम फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, निशानदही करते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट हमारे साथ जो है वो क्लिनिक आए हुए हैं, तो उस पेशेंट की जो कंडीशन है, उसके जो बयानात है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि आया ये पेशेंट जो बोल रहा है ये हकीकत में इसी तरह से है कि नहीं, पेशेंट झूठ मूठ के बयानात दे रहे हैं। जब उसकी टेस्टिंग हम कर लेते हैं, तो टेस्टिंग के बाद फिर उसके जो काजिज़ है उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है और असरात के बारे में भी हमें पता चल जाता है। जब हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ये मालूम करना कि अगर हम इस पेशेंट को अब ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट के बाद इसकी जो आने वाला दिन है, ठीक है, इसका जो कल है क्या कैसे होगा, वो कल इसका कैसे होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम इसी तरह से फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, ग्रुप स्टडी। दूसरा जो मकसद है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का, वो ये है कि इसको हम ग्रुप स्टडी के लिए भी हम करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो ग्रुप बनाते हैं, तो यूजुअली वो हमारे साथ स्मॉलर इंडिविजुअल पर मुश्तमिल ग्रुप होता है, मतलब स्मॉल ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे साथ जो वेरिएबल हमने सेलेक्ट किए होते हैं या जो पार्टिसिपेंट हमने सेलेक्ट की हुई होती है, तो उनकी तादाद हमारे साथ कम होती है, ज़्यादा तादाद में नहीं होते, मतलब 2 या 3 या 4 लोगों पर मुश्तमिल हमने एक ग्रुप बनाया हुआ होता है। ठीक है, और इस ग्रुप में मौजूद हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट होते हैं, तो उनको हमने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया हुआ होता, बल्कि उनको जो हमने प्रॉपरली स्पेसिफिकली उनको हमने सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, इसी तरह से जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो ग्रुप स्टडी करते हैं, तो यूजुअली जो ग्रुप हम बनाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो वो ग्रुप हमारे साथ लार्जर होते हैं। लार्जर का मतलब ये है कि इस ग्रुप में मौजूद हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट होते हैं, तो उनकी तादाद ज़्यादा होती है, मतलब 6 से लेकर 8 तक होती है या 10 तक होती है या 12 तक होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे साथ लार्जर ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप में मौजूद जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हमने रैंडमली एक सैंपल से सेलेक्ट किए होते हैं। ठीक है, इसी तरह से वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द होल नॉट वेरिएबल। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक पॉपुलेशन है, तो हम उस पॉपुलेशन को एज अ होल क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उससे हम सैंपल नहीं लेते, बल्कि पॉपुलेशन को जो है एज अ होल हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो इसको जो है अपने साथ नोट डाउन किया करें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम सबसे पहले एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं। उस पॉपुलेशन से फिर हम एक ख़ास रीजन को सेलेक्ट करके एज अ सैंपल जो है हम क्या करते हैं, लेते हैं, और उसको फिर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि स्पेसिफिक वेरिएबल स्टडी। स्पेसिफिक वेरिएबल स्टडी से मुराद ये है कि पॉपुलेशन में से हम एक ख़ास रीजन, एक टारगेट एरिया को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एज अ सैंपल, और फिर उस सैंपल को हम स्टडी करके उससे हमारे साथ जो रिज़ल्ट्स आते हैं, तो उन रिज़ल्ट्स को हम फिर क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, फिर उस होल पॉपुलेशन के लिए उसको हम फिर अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड। अब जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में किस तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे साथ जो डेटा होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की शक्ल में होती है, इमेज के फॉर्म में होती है, और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में हमारे साथ डेटा मौजूद होती है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे साथ जो डेटा होता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स,
एंड स्टेटिस्टिक्स, मतलब नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स के फॉर्म में हमारे साथ डेटा होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्टेड, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जिस किस्म का डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे साथ क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज, इंटरव्यूज़, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड नोट्स एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब इसका ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो यूजुअली वो डेटा हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करके पेशेंट से जो है इंटरव्यू के ज़रिए कलेक्ट करते हैं, या पार्टिसिपेंट की जो ऑब्जर्वेशन होती है तो उस ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनसे फिर हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, या फील्ड नोट्स हमारे साथ होते हैं उससे हम डेटा लेते हैं, या पार्टिसिपेंट्स की जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन से मुराद उनके जो अपने ख्यालात होते हैं, उनके जो अपने नज़रिए होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, तो उस रिफ्लेक्शंस को जानते हुए हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट यूजिंग स्ट्रक्चर्ड एंड वैलिडेटेड डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट से मुराद ऐसी मेजरमेंट करते हैं, ऐसी पैमाइश करते हैं जिसमें किसी किस्म की गलती नहीं होती, और इसमें हम स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस से मुराद ये है कि पहले से हमने क्या की होती है, प्लानिंग की होती है, प्रॉपर स्टेप वाइज हमने जो है हर चीज़ को मुकर्रर किया होता है, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। और जो डेटा जिन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम कलेक्ट करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट भी हमारे साथ क्या होते हैं, वैलिडेटेड होते हैं। वैलिडेटेड से मुराद ये है कि उन इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का कोई फ़र्क या कोई गलती नहीं होती। तो इसी तरह से उन इंस्ट्रूमेंट से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा फिर हमारे साथ एक्यूरेट डेटा होती है। रोल ऑफ द रिसर्चर, अब हमारे साथ जो रिसर्चर होते हैं तो उनका क्या किरदार होता है, ठीक है, इस रिसर्च के दौरान। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर एंड देयर बायसेस मे बी नोन टू पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे साथ जो रिसर्चर होते हैं और उनके जो टारगेट्स होते हैं तो उसके हवाले से पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि हमारे साथ जो रिसर्चर है, कौन रिसर्चर जो है वो हमारे साथ काम कर रहा है और किस मकसद के लिए कर रहा है, तो इसके हवाले से पार्टिसिपेंट को पता होता है, ठीक है। इसी तरह से पार्टिसिपेंट करेक्टरिस्टिक्स में बी नोन टू द रिसर्चर। पार्टिसिपेंट के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितनी भी खसूसियात होती है, जितनी भी खामियां खूबियां उनमें होती है तो उसके हवाले से रिसर्च को पता होता है। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों एक दूसरे से बाखबर होते हैं कि जो रिसर्च प्रोसेस हो रहा है तो किस मकसद के लिए हो रहा है, दोनों को इस बारे में पता होता है, ठीक है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर एंड देयर बायसेस आर नॉट नोन टू द पार्टिसिपेंट इन द स्टडी एंड पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिलिबरेटली हाइडन फ्रॉम द रिसर्चर, जिसको हम डबल ब्लाइंड स्टडीज़ भी कहते हैं। मतलब इसमें ना रिसर्चर को पता होता है कि मेरे साथ स्टडी में कौन कौन पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वॉल्व है, और ना ही पार्टिसिपेंट को पता होता है कि जो मुझ पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो कौन है, कौन सा रिसर्चर जो है वो मुझ पर रिसर्च कर रहा है और किस हवाले से रिसर्च कर रहा है। तो दोनों जो है एक दूसरे से बेखबर होते हैं, दोनों को जो है एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डबल ब्लाइंड स्टडी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं रिजल्ट्स की तरफ। क्वालिटेटिव रिसर्च स्पेशलाइज फाइंडिंग दैट इज़ लेस जनरलाइजेबल। क्वालिटेटिव रिसर्च से हमारे साथ जो रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो रिज़ल्ट्स हमारे साथ क्या होते हैं, जनरलाइजेबल नहीं होते। मतलब उसको हम
ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए उसको हम मुख्तस नहीं कर सकते, ओवरऑल पॉपुलेशन पर हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च के ज़रिए हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव हो, अगर उसके असरात हमें पॉजिटिव मिले हैं तो उस रिसर्च को फिर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए जो है जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जनरलाइजेबल फाइंडिंग दैट कैन बी अप्लाइड टू अदर पॉपुलेशंस, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि क्वालिटेटिव रिसर्च से हमें जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो उन रिज़ल्ट्स को हम दूसरे पॉपुलेशंस पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़ास पॉपुलेशन के लिए होंगे, स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए होंगे और उसको हम दूसरे पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च से हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि उन रिज़ल्ट्स को हमने पॉपुलेशन से सैंपल लेकर किए होते हैं, तो उन रिज़ल्ट्स को हम स्पेसिफिक से जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब दूसरे पॉपुलेशन पर उन रिज़ल्ट्स के जो असरात है या जो रिज़ल्ट्स हमें मिले हुए होते हैं रिसर्च से, तो उसको हम दूसरे पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट qualitative research narrative report with contextual description and direct quotation from research participant, ठीक है। जो फाइनल रिपोर्ट होते हैं या क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं तो इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं, तो पार्टिसिपेंट पर हमने जो रिसर्च किया होता है तो उसकी जो डायरेक्ट कोटेशन होती है, उससे हमें जो डायरेक्ट डेटा मिला हुआ होता है तो उसको हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट विद कोरिलेशन कंपैरिजन ऑफ मीन्स एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग, मतलब हमने जो फाइंडिंग की है तो उस फाइंडिंग की हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को मालूम करते हैं। कोरिलेशन से मुराद उसका रिलेशनशिप क्या है पार्टिसिपेंट के साथ, उसको हम दूसरे चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं और इसी तरह से उसकी जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, स्टैटिस्टिकल अहमियत है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मेंशन करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। हाउ इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डेवलप, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कैसे डेवलप्ड होता है या कैसे डेवलप्ड हुआ था। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज डेवलप्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च अप्रोचेस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है ये रिसर्च अप्रोचेस के कम्बिनेशन से डेवलप्ड हुआ था, वजूद में आया था। थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड फैमिली एक्सपीरियंसेस विद हेल्थ एंड इलनेसेस, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए जो है हम पेशेंट और उसके जो फैमिली के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हेल्थ और इलनेसेस के हवाले से, मतलब यह है कि पेशेंट और उसके फैमिली हेल्थ और इलनेसेस के हवाले से वो किस तरह से सोचते हैं, उनकी जो सेल्फ परसेप्शन है वो कैसी है, तो इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी तरह से जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। क्वांटिटेटिव रिसर्च का काम ये होता है कि ये हमें एक प्रॉपर मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, प्रॉपर तरीक़ाकार हमें जो है बताती है कि किस तरह से हम नर्सिंग इंटरवेंशन के जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है हमें जो है इस मैकेनिज़्म के बारे में क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मतलब एज अ गाइडलाइन जो है ये काम करती है। इसी तरह से फाइनली आउटकम रिसर्च फोकस ऑन द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव केयर। आउटकम रिसर्च जो है, आउटकम रिसर्च हमें हम जो केयर दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो उस केयर की जो क्वालिटी है और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है उसके बारे में हमें क्या करती है, गाइडलाइंस देती है, हमें रिपोर्ट देती है, इंफॉर्मेशन देती है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन जनरेटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉर नर्सिंग। अब नर्सिंग के लिए जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जनरेट करते हैं तो इसकी क्या अहमियत है रिसर्च में, ठीक है, या इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्या अहमियत है नर्सिंग में जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जनरेट कर रहे होते हैं। सो नॉलेज जनरेट थ्रू नर्सिंग रिसर्च इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस। अब
नर्सिंग रिसर्च के ज़रिए हम जो नॉलेज जनरेट करते हैं या जो नॉलेज गेन करते हैं तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है साइंटिफिक बेसिस को प्रोवाइड करने में, क्योंकि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, इसके ज़रिए हम एक्सप्लेनेशन करते हैं मुख्तलिफ़ फिनोमिनास की। इसी तरह से फ्यूचर के हवाले से हम प्रिडिक्शन करते हैं, निशानदही करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, जान सकते हैं। Importance of research in generating evidence-based practice for nursing. Description किसे कहते हैं? Through descriptive research, we try to identify and better understand nursing phenomena or trends. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ज़रिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड बेटर अंडरस्टैंड, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो नर्सिंग फिनोमिना है या जो ट्रेंड्स है जिसको ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे होते हैं किसी ख़ास टाइम में, तो उस ट्रेंड या नर्सिंग फिनोमिनास को हम क्या करें, अच्छे तरीके से उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल है, इसको आप ख़ुद पर स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है कि एक्सप्लेनेशन क्लेरिफाइज द रिलेशनशिप अमंग फिनोमिना एंड आइडेंटिफाइज वाई सर्टन इवेंट्स आकर। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन के ज़रिए हम जो फिनोमिनास हो रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो उन प्रोसेसेस का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, पेशेंट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है और नर्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेनेशन के ज़रिए क्या कर देते हैं, क्लेरिफाई कर लेते हैं, उसकी वजाहत कर लेते हैं और इसी तरह से उन इवेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसकी वजह से ये फिनोमिना जो है ये हो रहे होते हैं, ठीक है। An example of this is the research that has been done to examine the relationship between smoking, obesity, family history and heart disease, ठीक है। इसके अलावा prediction mean this examine the probability of an outcome occurring in specific situation। prediction के ज़रिए हम क्या करते हैं, prediction के ज़रिए हम किसी ख़ास सिचुएशन में किसी ख़ास इवेंट के क्या नताइज जो है वो मुरतब हो सकते हैं, क्या नताइज जो है ये वाक़या हो सकते हैं, तो इसको हम प्रेडिक्शन के ज़रिए मालूम करते हैं। कंट्रोल इज़ द एबिलिटी टू स्पेसिफाई हाउ टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर आउटकम। कंट्रोल से मुराद वो सलाहियत जिसमें हम इस काबिल होते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आउटकम को, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नताइज को पैदा करते हैं या नताइज को निकाल सकते हो, तो इस खसूसियत को क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रेडिक्शन। कंट्रोल जो है ये टोटली इन्हिसार करती है किस पर, प्रेडिक्शन पर। अगर आपकी जो प्रेडिक्शन है वो ठीक होगी, अगर आपकी प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप बआसानी से मुख्तलिफ सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेंगे। क्यों कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन में ऑलरेडी बताया होगा कि फ्यूचर में या आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में जो है इसके साथ इस तरह की कंडीशन हो सकती है, इस तरह की स्टेटस इसकी हो सकती है, तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो आप पहले से उसके लिए आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और इसी तरह से फिर आपको जो है मुकम्मल कंट्रोल होता है उसकी कंडीशन पर। द इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन रिड्यूस व्हेन ओवरवेट एंड स्मोकिंग आर कंट्रोल। जब आप ओवरवेट या स्मोकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब जो हार्ट अटैक है उसके जो चांसेस है, इंसिडेंस है, जो रेट है उसको आप रिड्यूस कम कर सकते हैं। नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग प्रोसेस पर हम बात करेंगे, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस, रिसर्च डिज़ाइन, लिटरेचर रिव्यू, स्टडी फ्रेमवर्क, research objective, question or hypothesis, study variable, assumption, research design, population and sample, method of measurement, data collection, data analysis, research outcome, disseminate of outcome and limitation। इनको हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अब हम रिसर्च प्रोसेस के जो कंपोनेंट है, जो अज्जा है जिसके बेस पर रिसर्च जो है वो मुकम्मल होती है, उसको डिस्कस करेंगे। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ स्टेप। रिसर्च एक ऐसा अमल है जिसको मुकम्मल करने के लिए हमें
एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो ना करें तो हमारा रिसर्च जो है वो अनएक्सेप्टेबल होगा और कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन और प्रॉब्लम, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि रिसर्च में जो क्वेश्चन होते हैं और जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, उसको हमने समझना होता है। दूसरा स्टेप ये है कि डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ द स्टडी। अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं तो किस मकसद के लिए हम स्टडी करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा स्टेप है रिसर्च का। तीसरा स्टेप ये है कि रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर। अब जिस प्रॉब्लम को हम स्टडी कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हम क्या करते हैं, दूसरे प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ लिटरेचर को देखते हैं कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स के लिए सलूशन निकाले गए थे। तो हम क्या करते हैं, रिलेटेड लिटरेचर को देखते हैं। इसके अलावा फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस एंड डिफाइनिंग वेरिएबल, उसके लिए हम हाइपोथेसिस क्या करते हैं, फार्मूलेट करते हैं, बनाते हैं और वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ सेलेक्टिंग द रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च हमने किस तरह से करनी है, किस तरीके से जो है हमने रिसर्च को कंप्लीट करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं। मतलब कौन सी मेथडोलॉजी को हमने अपनानी है, ठीक है। सैम्पल और सेटिंग, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट करना है, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइनिंग में ऑलरेडी इसको मेंशन करते हैं। फिर जो सातवां स्टेप है वो है कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी। हमने क्या करनी है, स्टडी को कंडक्ट करनी है, किस तरह से हमने डेटा कलेक्ट करना है। कलेक्टिंग द डेटा, डेटा को फिर हमने कलेक्ट करना है। जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उस पर फिर हमने सोच विचार करनी है, जिसको हम एनालाइजिंग द डेटा कहते हैं। मतलब जो डेटा कलेक्ट किया होता है तो उस पर हम सोच विचार करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और जो 10 नंबर पर हमारे साथ स्टेप है वो है कम्युनिकेटिंग कंक्लूजन। जब डेटा पर हम सोच विचार कर लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं, तो इसके लिए जब हम फिर कंक्लूजन निकालते हैं, जब इसके लिए फिर हम नतीजा निकालते हैं तो उसको भी एक दूसरे के साथ, टीम मेंबर के साथ डिस्कस करके उससे कंक्लूजन निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नर्सिंग प्रोसेस और रिसर्च प्रोसेस में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा की हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो रिसर्च प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का जो दुनिया है, ठीक है, मतलब नर्सिंग के हवाले से हम क्या करते हैं, नॉलेज पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं और इसी तरह से उसके लिए प्लानिंग करते हैं। रिसर्च प्रोसेस में हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसका जो मकसद है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, गोल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है तो उसको कलेक्ट करने के बाद उससे हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद फिर हम अपने गोल्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट किए हैं तो इन प्रॉब्लम्स को अब मैंने किस तरह से क्या करना है, हल करना है। तो इसके लिए हम गोल्स बनाते हैं, मकासद अपने क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं और इसी तरह से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जबकि रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले हम मेथडोलॉजी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह के मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके लिए हम डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर इसी तरह से हम पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में हम जो प्लानिंग हमने की होती है तो उस प्लानिंग को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। जबकि रिसर्च प्रोसेस में जो डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी फिर हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उस पर हम बहस मुबाहिसा करते हैं। जबकि नर्सिंग प्रोसेस में इंटरप्रिटेशन के बाद फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिकली हमने केयर दी है पेशेंट को, आया उसके
असरात जो पेशेंट पर पड़े हैं तो आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस था वो ठीक था। लेकिन अगर इवैल्यूएशन के दौरान हमें रिज़ल्ट नेगेटिव मिले तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्लानिंग है वो हमने ठीक नहीं की थी, जिसकी वजह से हम उसमें दोबारा से मॉडिफिकेशन करेंगे, उसमें दोबारा से तब्दीली करेंगे, चेंजेस लाएंगे और दोबारा से उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जबकि रिसर्च प्रोसेस में हमारे साथ जब आउटकम आ जाए तो उस आउटकम के बेस पर फिर हमारे साथ जो फाइंडिंग होती है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।